नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने हिंदी व्याकरण के 2 पार्ट अपलोड किए हैं जिनमें हमने वर्णमाला व शब्द के भेद या प्रकार के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वे दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं अच्छे से समझेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैराथन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आदि अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ आगामी होने वाली यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस दरोगा व राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने शब्द क्या होता है और शब्द के भेद कितने होते हैं पढ़ लिया था। संज्ञा शब्द के भेद का ही एक प्रकार है। शब्द का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर होता है और वे आधार हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार या रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्द भेद। उन्हीं में से विकार के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं, जिसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। और इसमें भी विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों, अब हम संज्ञा शब्द क्या होते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा क्या है समझ लेते हैं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है समधन ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। या फिर परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संसार की प्रत्येक ज्ञात वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है जिससे उसकी एक पहचान होती है। और पहचान हेतु मनुष्य द्वारा उसे जो भी नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे भारत, मनुष्य, जानवर, बकरी, पक्षी, पानी, दूध, पुस्तक, कुर्सी, मेज, पशु, गाय, देश, विदेश, गांव, शहर, क्रोध, कायरता, वीरता, प्रेम, घृणा, भावुकता आदि संज्ञा शब्द हैं। दोस्तों, संज्ञा की पहचान किस प्रकार की जाती है और इसके क्या क्या आधार हैं चलिए इसे भी जान लेते हैं। संज्ञा की पहचान निम्नलिखित आधार पर की जाती है, जिसमें पहला है संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। जैसे लड़की और लड़का प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं तथा गांव और घर अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लड़का, संतरा, केला आदि गणनीय संज्ञाएं हैं और पानी, हवा तथा प्रकाश अगणनीय संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द अपने स्थान प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म आदि के रूप में पहचाना जा सकता है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि वाक्य में संज्ञा शब्द कर्ता व कर्म शब्द के रूप में भी हो सकते हैं। अगला आधार है संज्ञा के बाद कारक चिन्ह या परसर्ग प्रयुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं और वाक्य में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
संज्ञा के बाद कारक चिन्ह या प्रसर्ग प्रयुक्त हो सकते हैं और वाक्य में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संज्ञा शब्द की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है, संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों, जिस शब्द में संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हुआ हो वह शब्द संज्ञा शब्द हो सकता है। दोस्तों, संज्ञा शब्द क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है हमने समझ लिया था, और अब हम संज्ञा के भेद या प्रकार के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ध्यान रहे, संज्ञा मूलतः 3 प्रकार की होती है, परंतु कुछ व्याकरणविद जातिवाचक संज्ञा को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 अन्य उपभेदों द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक में वर्गीकृत करते हुए संज्ञा के कुल 5 भेद मानते हैं। इस प्रकार संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं तथा कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे राम सीता, रावण गणेश शिव, दिल्ली अमेरिका भारत, चेन्नई असम कावेरी, रामायण, कुरान गीता, हिमालय गंगा, उत्तराखंड देहरादून, हिंद महासागर प्रशांत महासागर, ईद, दिवाली, होली आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, हरि, दिनेश आदि, दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि, राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी आदि। नेक्स्ट, समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम आदि पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, आगरा आदि नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट, दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है त्योहारों, उत्सवों के नाम। दोस्तों, त्योहारों और उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और ये त्यौहार हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि। ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एकवचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एकवचन में प्रयुक्त होती है। दोस्तों, संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थानों का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर उसके जैसी समान गुणधर्म का बोध कराती हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, लड़का, लड़की, देवता, मनुष्य, देवी,
पशु पक्षी जानवर, राक्षस, देश गांव, शहर नगर, द्वीप, बच्ची, बकरी, शेर, तोता, दूध दही, कमल, कबूतर, कौवा, महासागर, सागर, जल, कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, मेज, पतंग, पुस्तक, शहद, जहर, भैंस, बैल, भालू आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जातिवाचक संज्ञा प्रायः गणनीय होती हैं तथा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। पहले भी हमने कहा है कि संज्ञा मूलतः 3 प्रकार की होती है, परंतु कुछ व्याकरणविद जातिवाचक संज्ञा को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 उपभेदों में विभक्त करती है, जिसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है ऐसे शब्द जिनसे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लौह, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, लकड़ी, सूत, ऊन, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, दूध, दही, तेल, पेट्रोल, शराब, चावल, आटा, गेहूँ, मिट्टी, आग, मोम, ऊन, कपड़ा आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों जातिवाचक का दूसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है ऐसी संज्ञाएं जिनसे एक से अधिक प्राणी तथा वस्तु का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इस प्रकार किसी गुणधर्म, दशा, अवस्था या विचार आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, भीड़, झुंड, दल, कक्षा, गुच्छा, टोली, संघ, मेला, पुलिस, समिति, सभा, टीम, छल्ला, पुंज, कुंज, कर्मचारी, ताश, अधिकारी, परिवार, गिरोह, आयोग आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है, चलिए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणधर्म, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव या विचार, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, व्यक्तित्व, इंसानियत, मानवता, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, पंडिताई, विद्वत्ता, वीरता, मूर्खता, कायरता, मित्रता, शत्रुता, भावुकता, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी, ऊंचाई, गहराई, बुराई, भलाई, भूख, प्यास, जीत, हार, दूरी, लिखावट, स्वार्थ आदि शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ की रचना विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, जातिवाचक, विशेषण या क्रिया आदि में प्रत्यय जोड़ने से इनकी रचना होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा हमें प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ने पर मनुष्यता भाववाचक संज्ञा प्राप्त होती है, वैसे ही पशु में ता प्रत्यय जोड़ने पर पशुत्व या पशुता बन जाता है, और स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीत्व बनता है, और पुरुष में त्व प्रत्यय जोड़ने से पुरुषत्व बनता है, और वैसे ही बच्चा में पन जोड़कर बचपन बन जाता है। नेक्स्ट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। दोस्तों जैसे अपना शब्द सर्वनाम है
और इसमें प्रत्यय जोड़ने पर अपनत्व हो जाता है। वैसे निजी से निजत्व, अहम से अहंकार, आप से आपा, मम से ममता या ममत्व तथा पराया से परायापन। नेक्स्ट है विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। जैसे अच्छा में आय प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई भाववाचक संज्ञा बन जाता है, वैसे ही बुरा में आई प्रत्यय जोड़ने पर बुराई तथा मीठा में सौ प्रत्यय जोड़ने पर मिठास, खट्टा में सौ प्रत्यय जोड़ने पर खटास भाववाचक संज्ञा मिल जाती है। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे चलना से भाववाचक संज्ञा चाल बन जाती है, उड़ना से उड़ान बन जाती है, दौड़ना से दौड़ बन जाती है, भागना से भगदड़, बोलना से बोल, थकना से थकान, हारना से हार और जीतना से जीत भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। दोस्तों, संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध न कराकर उसके समान गुणधर्म वाली संज्ञा का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। या फिर जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो प्रायः जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वाक्य है विभीषणों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा वाक्य है इन्हीं जयचंदों से देश को हानि होती है। तीसरा वाक्य है समाज में आज भी रावणों की कमी नहीं है। और चौथा वाक्य है कुरान मुस्लिम समाज की भगवत गीता है। दोस्तों, यहाँ पर दंत्य स हो जाएगा। दोस्तों, जयचंद, विभीषण, रावण और गीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं जिन्हें वाक्य में बहुवचन में प्रयोग किया गया है, जिससे ये शब्द जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। दोस्तों, अब हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है इसे भी सीख लेते हैं। जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नेताजी ने नारा दिया दिल्ली चलो। दूसरा वाक्य है महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। और तीसरा वाक्य है पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, रेखांकित जो संज्ञाएं हैं वह जातिवाचक संज्ञा होने के बाद भी विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये रेखांकित शब्द जैसे नेताजी, महात्मा जी और पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है इसे भी जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं, परंतु बहुवचन में प्रयुक्त होने पर प्रायः जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं, परंतु बहुवचन में जब प्रयुक्त हो जाती हैं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। दूसरा वाक्य है मैंने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ देखी हैं। तीसरा वाक्य है भारत और चीन के बीच दूरियां कायम हैं। और चौथा वाक्य है इतनी नज़दीकियां भी कभी कभी दूरियों में बदल जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि जो रेखांकित शब्द हैं जैसे अच्छाइयाँ, ऊंचाइयाँ, दूरियां और दूरियों बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन गए हैं। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो कम से कम एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही हमारी मेहनत का फल होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।